हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 3 में जो मैंने टॉपिक्स कवर किए वो हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी प्लानिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूल्स, एक्टिविटीज, फॉर्मुलेटिंग नेटवर्क मॉडल, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास, क्रिटिकल पाथ, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड रिस्क प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, PERT टेक्निक, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशंस, रिसोर्स एलोकेशन, क्रिएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ एंड कोस्ट शेड्यूल। ये यूनिट 3 की सारे टॉपिक्स है जो मैंने इस वीडियो में कवर किए और पिछले 3 साल से AQ2 में जो भी क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जा चुके हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किए। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाएगी। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 21-22 में AQ2 21-22 में 10 नंबर में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट शेड्यूल्स, मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी प्लानिंग। आपको बताना प्रोजेक्ट शेड्यूल है क्या और ऑब्जेक्टिव्स बताना एक्टिविटी प्लानिंग के। तो प्रोजेक्ट शेड्यूल है क्या, प्रोजेक्ट शेड्यूल जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि हमको शेड्यूलिंग करें। शेड्यूलिंग यानी जैसे कि एक आपका प्रोजेक्ट है तो आप उसको क्या करें, एक टाइम टेबल आप उसको प्रोवाइड करें कि हाँ हम इस टाइम स्लॉट्स में ये वर्क करेंगे, तो उसका शेड्यूल बना रहे हैं। जैसे हम अपना पढ़ने का शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल किस तरीके से बनाते हैं, हम टाइम के अकॉर्डिंग कि हम 5 से 8 सुबह ये करेंगे, फिर हम रात को पढ़ेंगे, तो वो भी क्या होता है, शेड्यूल। तो इसी तरीके से हम जब हम प्रोजेक्ट के का वर्क करता है, प्रोजेक्ट को क्रिएट करता है, तो उसमें हमारी शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अ प्रोजेक्ट शेड्यूल इज अ टाइम टेबल द ऑर्गेनाइज टास्क रिसोर्सेज एंड ड्यू डेट्स in an ideal sequence so that a project can be completed on time। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या है, एक तरीके से टाइम टेबल है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं जो हमारे सेवरल टास्क हैं उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि ये टास्क इस टाइम पे हम परफॉर्म करेंगे। रिसोर्सेज एंड ड्यू डेट्स इन एन आइडियल सीक्वेंस सो दैट द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका यूज करते हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने में। और क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें अपना प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट करना है। अगर हमने 1 महीने में या 15 डेज में हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो 15 डेज के अकॉर्डिंग हम अपना क्या करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे कि 15 डेज में हम उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ताकि हम शेड्यूल से हम क्या, एक हमारा मेन प्रॉफिट क्या होता है शेड्यूल से, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा जो कंप्लीशन डेट है उसकी, यानी 15, अगर हमें 15 डेज में कंप्लीट करना है तो हम 15 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं बाय यूजिंग द शेड्यूलिंग प्रोसेस। दिस इज वॉट अलाउ यू टू मेक श्योर द टीम कैन कंप्लीट देयर टास्क ऑन टाइम। ये यही बताता है कि अगर आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट का शेड्यूल तैयार कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अपनी कंप्लीशन डेट पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट ओनली फोकस ऑन द टास्क, देयर डेडलाइंस एंड प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज। ये बेसिकली फोकस किस पे करता है, हमारे टास्क पे, क्योंकि अगर उसे टास्क पता चले कि हमारे पास ये 7 टास्क है हमें जो परफॉर्म करने, तो वो उन टास्क के अकॉर्डिंग हम शेड्यूल करते हैं। तो उसका मेन फोकस किस पे होता है, टास्क पे। और डेडलाइन यानी कंप्लीशन डेट, कि हमें कितने डेट पे उसे कंप्लीट करके हमें देना अपने क्लाइंट को। एंड प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज मतलब कौन सा प्रोजेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इट इंडिकेट व्हाट नीड टू बी डन, विच रिसोर्सेज मस्ट बी यूटिलाइज एंड व्हेन द प्रोजेक्ट इज ड्यू। इसमें ये इंडिकेट ये भी बताता है कि हमें कौन कौन सी रिसोर्सेज हमें यूटिलाइज करने हैं, यानी हमें कौन कौन सी रिसोर्सेज का यूज करके अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो ये हमारे किसके अंदर आता है, प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर। अब प्रोजेक्ट शेड्यूल स्टेप्स के, हमें कोई भी शेड्यूल तैयार करना है तो उसके सेवरल स्टेप्स है। वही जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिया अपने टाइम टेबल का, जब हम अपने स्टडी का टाइम टेबल बनाते हैं तो हम भी कुछ चीज़ें अपने कुछ स्टेप्स को याद रखते हैं। स्टेप्स क्या रखते हैं कि हमें कौन कौन से टाइम हम पढ़ सकते हैं, कौन कौन से टाइम हम फ्री हैं, या कौन सा हमारा बेस्ट टाइम है जिसमें हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम प्रोजेक्ट का कोई भी शेड्यूल तैयार करते हैं तो उसके भी हमारे क्या होते हैं, सेवरल स्टेप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट द शेड्यूल प्लान फॉर योर प्रोजेक्ट। बेसिकली हमें क्या प्लान बनाना है अपने प्रोजेक्ट को लेकर के। प्लान में हम क्या क्या देखेंगे, प्लानिंग फेज में हम सिंपली ये देखेंगे कि हमारे कौन कौन सी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, कितने टाइम में हमें कंप्लीट करना है, कितने हमारे पास एम्प्लॉयज है, उनके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। डिफाइन हु हैज अथॉरिटी ओवर द शेड्यूल, की पूरे शेड्यूल की अथॉरिटी किसके पास होगी, एक सिंगल पर्सन होगा जिसको हम अथॉरिटी देंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है सारी अथॉरिटी उसके पास होती है, वही पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक। आइडेंटिफाई स्टार्ट एंड एंड डेट फॉर द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड टास्क, यानी हम टास्क को कौन सी डेट पे स्टार्ट करें और कौन सी डेट पे हमें कंप्लीट करना है, तो वो भी हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें प्रोजेक्ट शेड्यूल में पता होना चाहिए कि कौन सी डेट से हमें स्टार्ट करना है, कौन सी डेट में हमें उसको फिनिश करना है अपने प्रोजेक्ट को। फिगर आउट द टास्क डिपेंडेंसीज, टास्क की डिपेंडेंसीज को हमें फिगर आउट करना है कि कौन सा टास्क किस पर डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंसीज से यहाँ से क्या मतलब है कि जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं
तो हमें क्या है तो एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड करे, यानी पहले आपको फ्रंट एंड पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बैक एंड पार्ट पे पहुंच सकते हैं। तो यानी क्या है, जो हमारा डिपेंडेंसी किस पर की बैक एंड पार्ट हमारा फ्रंट एंड पार्ट पर डिपेंड कर रहा है कि जब तक फ्रंट एंड पार्ट कंप्लीट नहीं होगा हम बैक एंड नहीं कर सकते उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या, इसी तरीके से टास्क पे डिपेंडेंसीज होती है कि हमारा टास्क 2 टास्क 1 पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, यानी जब तक टास्क 1 नहीं होगा टास्क 2 नहीं हो सकता। तो इस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंसीज होती है, हमें देखना पड़ता है कि कौन सा टास्क किस पे डिपेंड कर रहा है। सीक्वेंस एक्टिविटीज का सीक्वेंस बताना है। सीक्वेंस यानी कौन कौन से सीक्वेंस में होगी, फर्स्ट में क्या होगी, सेकंड में क्या होगी, थर्ड में क्या होगी। अब हमें पता ही नहीं होगा अगर उनका सीक्वेंस, तो हम क्या करेंगे, लास्ट का टाइम फर्स्ट में कर देंगे, फर्स्ट का जो हमें फर्स्ट इनिशियली काम करना होगा वो हम लास्ट में करेंगे, लास्ट का काम फर्स्ट में कर देंगे। तो सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमें पहले ये काम करना है, देन उसके बाद ये, देन उसके बाद ये। नेक्स्ट है एस्टिमेट नीडेड रिसोर्सेज एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। हमें ये देखना है कि हमें क्या कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और हमारे पास कौन कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल है, यानी हमारे पास रिसोर्सेज पहले से अवेलेबल है, हम उन्हें देखना है कि हमारे पास जो हमें प्रोजेक्ट बनाना है उसमें कितने रिसोर्सेज चाहिए। यानी एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि हमें उसमें 20 रिसोर्सेज चाहिए, हमारे पास उसमें से कितने 10 रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें ये देखना है कि हमें जो रिमेनिंग 10 रिसोर्सेज है वो हमें कौन कौन सी नीडेड है। तो वो किस में आता है, वो हमारे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के स्टेप्स में आता है। नेक्स्ट है डिटरमाइन ड्यूरेशन ऑफ टास्क एंड एक्टिविटीज, यानी किस टास्क को हमें कितना टाइम देना है। तो ड्यूरेशन भी हम किससे पता लगाते हैं, प्रोजेक्ट शेड्यूल से। आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि हमारा कोई भी काम हमारा 2 दिन में कंप्लीट हो सकता है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसमें कोई भी शेड्यूलिंग ही नहीं किया, हमने टास्क असाइन ही नहीं किया, तो क्या हुआ, वो 2 की जगह क्या हो सकता है 10 दिन में भी हो सकता है। तो इसमें ड्यूरेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा कौन सा टास्क कितने टाइम में हमें कंप्लीट करना है। अगर हमें ये पता होगा तो हमारे क्या है, जो हमारे कंप्लीशन डेट है उस टाइम तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बिल्ड प्रोजेक्ट शेड्यूल, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सब चीजें हमने एनालाइज कर ली, देन हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट शेड्यूल को बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट मॉनिटर एंड कंट्रोल द शेड्यूल, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमने शेड्यूल तैयार किया है उसको मॉनिटर करेंगे और कंट्रोल करेंगे और शेड्यूल को एग्जीक्यूट कर देंगे। अब हमारा क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूल में मैंने ये डायग्राम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी यही बताया गया है कि सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़, कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, कि हमें प्रोजेक्ट में सेवरल एक्टिविटीज़ हैं, तो आपको पहले वो आइडेंटिफाई करने की आपको एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। आइडेंटिफाई पॉसिबल डिपेंडेंसीज, वही मैंने डिपेंडेंसीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा टास्क किस पर डिपेंड करा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे। जब आपको पता होगा कि टास्क 2 जो है टास्क 1 पर डिपेंड कर रहा है, यानी पहले टास्क 2 होना उसके बाद टास्क 1 होना, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सीक्वेंसिंग पता है कि पहले मुझे टास्क 2 परफॉर्म करना है उसके बाद टास्क 1 परफॉर्म करना है, तो इसलिए आपको डिपेंडेंसीज पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एस्टिमेट रिसोर्सेज को एस्टिमेट करना कि कौन कौन सी रिसोर्सेज हमें चाहिए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट असाइन पीपल टू कंडक्ट एक्टिविटीज, अब हमें क्या करना है, असाइन करना है, हमारे पास एम्प्लॉयज उनको असाइन करना है वर्क, कि आपको ये टास्क करना है, आपको ये टास्क करना है। जो वही है कि जो जिस टास्क में बेस्ट है हमें वो देना, अगर कोई फ्रंट एंड में बेस्ट है तो हमें उसे फ्रंट एंड पार्ट देना है, कोई बैक एंड में बेस्ट है तो उसे बैक एंड पार्ट देना है। तो उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना चाहिए, उनको टास्क असाइन करना चाहिए। नेक्स्ट क्रिएट एक्टिविटी नेटवर्क, फिर क्या करना है, अपने क्रिएट करना है एक्टिविटी नेटवर्क को क्रिएट करना है, जिसकी वजह से हम अपना क्या प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारे डायग्राम है किसका, प्रोजेक्ट शेड्यूल का। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या पूछा था, नेक्स्ट टॉपिक उसमें इसमें सब पार्ट था कि उसमें पूछा था ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी प्लानिंग, कि एक्टिविटी प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, फिजिबिलिटी असेसमेंट। फिजिबिलिटी असेसमेंट में क्या आता है कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम रिक्वायर्ड है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तो वो किसके अंदर आता है, फिजिबिलिटी असेसमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन यानी व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। हमारे पास सेवरल रिसोर्सेज है, वही कि अगर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे उसको बनाने के लिए, कि जो जो आपके पास रिसोर्सेज है उनको आप कितने अच्छे तरीके से एलोकेट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको अच्छा यूज़ कर सकते हैं ताकि वो उसका आउटपुट जो है वो एफिशिएंट आए। तो किसके अंदर आता है, हमारे रिसोर्स एलोकेशन के अंदर, कि रिसोर्स को एलोकेट करना सही जगह। नेक्स्ट है डिटेल कोस्टिंग। डिटेल कोस्टिंग, हाउ मच विल द प्रोजेक्ट कोस्ट एंड इट व्हाट एक्सपेंडिचर लाइक टू टेक प्लेस। यानी डिटेल कोस्टिंग के अंदर क्या आता है, पहले आपने एस्टिमेट लगाते हैं रफ कोस्ट,
कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इतने में बन जाएगा। देन उसके बाद आप डिटेल कॉस्टिंग में क्या जाएंगे, एक एक रिसोर्सेज की कॉस्ट बताएंगे कि मेरी रिसोर्स 1 कितने में आएगी, रिसोर्स 2 कितने में आएगी, फिर रिसोर्स 1 के अंदर भी हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो डिटेल कॉस्टिंग आता है कि हमारा पूरा जो भी हमने एक एक पर्टिकुलर एक भी सिंगल चीज़ जो हमने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किया उसकी भी हमें कॉस्ट को एस्टिमेट करना है। तो वो किसके अंदर आता है, डिटेल कॉस्टिंग के अंदर। मोटिवेशन वही है कि अगर कोई भी पर्सन अच्छा काम कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपना काम और अच्छे से कर सके। हमें टारगेट अचीव करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है अगर हम अपने जो पर्सन है, जो एम्प्लॉयज़ है, जो हमारे प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट हमें करते ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, यानी अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंपनी के मेंबर्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, नहीं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ है वो आपके पास उस प्रोजेक्ट में वर्क करें। तो आपको क्या है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपको कि आप उनकी बात भी सुनो और अपनी बात भी कह सके। ये नहीं कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं, आप अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। नहीं, आपको क्या करना है, एक पोलाइट वे में एक अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के रखना है ताकि आप अपना प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर पाए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, आप एक दूसरे की बात को नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वही है इसके अंदर, व्हेन डू द स्टाफ इज डिफरेंट डिपार्टमेंट नीडेड टू अवेलेबल टू वर्क ऑन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। वही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के पर्सन एक सिंगल प्रोजेक्ट पर अगर काम करेंगे तो वहाँ कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन वही मैंने इसका एक डायग्राम बना दिया। फिजिबिलिटी असेसमेंट सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट रिसोर्स एलोकेशन, फिर डिटेल कोस्टिंग, फिर मोटिवेशन, फिर कोऑर्डिनेशन। तो ये किसके अंदर आता है, एक्टिविटी प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तो आई होप ये आपको समझ आ गया। 10 नंबर में क्वेश्चन आता है 21, 21, 22 में, तो आप इतना लिखेंगे तो 10 में से आपको 9-8 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। हमें नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क प्लानिंग मॉडल। नेटवर्क प्लानिंग मॉडल होता क्या है, सिक्वेंसिंग द टास्क अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल रिलेशनशिप। हम सिक्वेंस करते हैं टास्क को उनके किसकी, लॉजिकल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। लॉजिकल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग यानी डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग कि कौन सा टास्क किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टास्क की सिक्वेंसिंग करते हैं। सिक्वेंसिंग यानी कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होना है, कौन सा सेकेंड, कौन सा थर्ड। शेड्यूल दैम टेकन इनटू अकाउंट रिसोर्सेज एंड अदर फैक्टर्स, यानी उनको शेड्यूल किसके बेस पे करते हैं, उनके रिसोर्सेज के बेस पे। रिसोर्सेज के बेस पे कौन से करते हैं कि किस टाइम कौन से एक्टिविटी को कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल हमें करानी है। तो सेम जो हमें सेम टाइम पे हमें रिसोर्सेज एलोकेट करानी है तो हम उनको क्या करते हैं, उनकी शेड्यूलिंग एक साथ कर देते हैं। और उनके बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिनको हम देखकर शेड्यूलिंग करते हैं, उनकी सिक्वेंसिंग करते हैं टास्क की। नेटवर्क प्लानिंग मॉडल हेल्प्स टू विजुअलाइज एंड एनालाइज द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। नेटवर्क प्लानिंग मॉडल हमारे किस चीज़ के लिए हेल्प करता है कि विजुअलाइज कर सके हम और एनालाइज कर सके अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को, एंड देयर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिंग यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि एग्जीक्यूट हम उनको किस ऑर्डर्स में करेंगे कि पहला कौन सा टास्क एग्जीक्यूट होगा, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी उसको ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द नेटवर्क प्लानिंग मॉडल, कि उनका एग्जीक्यूटिंग किस तरीके से हम करेंगे। एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड एज नोट, जो एक्टिविटीज होंगी उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नोट से। और रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज आर डिपिक्ट एज एरो एंड लिंक, और जो उनके बीच में रिलेशनशिप होगी हम उसको किससे डिपिक्ट करेंगे, या तो एक एरो से या लिंक से। यानी एक्टिविटीज को हम किससे करेंगे, एक नोट से, और जो उनके बीच में रिलेशनशिप होगी या तो एक लिंक से या फिर एक एरो से। इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क प्लानिंग मॉडल, जहां हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं नेटवर्क प्लानिंग मॉडल का, वो क्या है, CRM यानी क्रिटिकल पार्ट मेथड एंड PERT यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसमें हम किसका यूज करते हैं, नेटवर्क प्लानिंग मॉडल का हम यूज करते हैं। दिस मेथड यूज मैथमेटिकल एल्गोरिथम टू कैलकुलेट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ये क्या यूज करता है, नेटवर्क प्लानिंग मॉडल क्या यूज करता है, एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज करता है जिसकी वजह से हम क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यानी कितने टाइम में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आइडेंटिफाई क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड असिस्ट इन रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, और हम ये भी डिपेक्ट कर पाते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज से कितने अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन तरीके से उनका यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें हमारा आता है एक्टिविटी ऑन एरो। वही एक्टिविटी ऑन एरो, एरो यानी एरो का हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उनके एक्टिविटीज़ के बीच में रिलेशनशिप को बताने के लिए।
यूज बाय CPMN PERT टू विजुअलाइज प्रोजेक्ट एज अ नेटवर्क। हम ये एरो किस में यूज़ करते हैं, CPM में यूज़ करते हैं और PERT टेक्निक में यूज़ करते हैं जब हम उनका क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाते हैं। एक्टिविटीज़ आर ड्रॉन एज एरो ज्वाइनिंग सर्कल। जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका हम किससे ड्रॉ करते हैं, एक एरो से और एक ज्वाइन सर्कल से। वही जो मैंने आपको बताया, नोड और लिंक और एरो। और नोड्स बाय रिप्रेजेंटिंग द पॉसिबल स्टार्ट। जो हमारे नोड्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्टिंग मतलब पॉसिबल स्टार्ट की कितने टाइम में वो स्टार्ट होने वाला है, एंड और कंप्लीशन एंड एक्टिविटी और सेट ऑफ एक्टिविटीज, या एक्टिविटी हमारी कितने टाइम में कंप्लीट होगी, या सेट ऑफ एक्टिविटीज को वो हमारा रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी और नोड। नोड हमारे किस चीज़ के लिए यूज होता है, नोड हमारे बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए होता है एक्टिविटी, कि कौन सी एक्टिविटी इस टाइम हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू करते हैं, हम नोड के थ्रू। एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड एंड नोड एंड लिंक रिप्रेजेंटिंग सीक्वेंसिंग। कि लिंक जो उसमें क्या बताता है, वही जो मैंने आपको बताया कि एक एक्टिविटी ए है, एक एक्टिविटी बी है, तो ये जो नोड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एक्टिविटीज, और इनके बीच जो हम ये लिंक बना रहे हैं, एरो लिंक से बना रहे हैं, क्या इनके बीच की रिलेशनशिप कि कौन किससे रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग अ नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल को हम किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, यानी अगर आपको एग्जाम में आ गया कि नेटवर्क मॉडल आपको बनाना है तो वो आप किस तरीके से बनाएंगे। पहला होता है वन स्टार्ट नोड। हमेशा उसमें पहला क्या होगा, एक स्टार्टिंग नोड होगा। नेक्स्ट वन एंड नोड। एक तो स्टार्टिंग नोड होगा, जब भी आप नेटवर्क मॉडल बनाएंगे उसमें क्या होगा, एक हमारा क्या होगा, एक स्टार्टिंग नोड हमेशा होगा, और एक क्या होगा हमारा एंड नोड यानी फिनिश नोड। फिनिश बोल सकते हैं या एंड बोल सकते हैं। और लिंक, और इन्हें हम किससे लिंक करेंगे, लिंक करेंगे एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से। जिस तरीके से उनके बीच में रिलेशनशिप होगी उस तरीके से उनको रिलेट करेंगे। लिंक नॉर्मली हैव नो ड्यूरेशन। जो लिंक है उनकी कोई भी ड्यूरेशन नहीं होती। टाइम मूव लेफ्ट टू राइट। जो हमारा टाइम जो मूव करेगा वो किससे करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा हमारा टाइम। नेटवर्क में नॉट कंटेन एनी लूप। नेटवर्क के अंदर कभी भी कोई भी लूप नहीं होगा। लूप यानी रिपीटेशन नहीं होगा हमारे नेटवर्क मॉडल के अंदर जब हम उसको क्रिएट करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा नेटवर्क प्लानिंग मॉडल। नेटवर्क प्लानिंग मॉडल से बेसिकली थ्योरी पार्ट नहीं आता, उससे न्यूमेरिकल पार्ट आता है कि आपको कभी भी कोई एक्टिविटीज़ दे देगा, आपको बोलेगा कि नेटवर्क प्लानिंग मॉडल आप क्रिएट करो, तो वो आया हुआ है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है डिस्कस अबाउट फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास टेक्निक इन एक्टिविटी प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। क्या बताना आपको, फॉरवर्ड पास बताना है और बैकवर्ड पास टेक्निक बतानी है एक्टिविटी प्लानिंग के अंदर, कि फॉरवर्ड पास क्या होता है और बैकवर्ड पास टेक्निक क्या होती है, और रिस्क मैनेजमेंट बताना है कि रिस्क को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इन फॉरवर्ड पास कैलकुलेट अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश। हम फॉरवर्ड पास में क्या कैलकुलेट करते हैं, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश को कैलकुलेट करता है किसके अंदर, फॉरवर्ड पास के अंदर। इन बैकवर्ड पास कैलकुलेट लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। बैकवर्ड पास के अंदर क्या कैलकुलेट करता है, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। इनके अंदर हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। फॉरवर्ड पास होता क्या है, द फॉरवर्ड पास हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। फॉरवर्ड पास हमारे किस चीज़ के लिए यूज होता है, कि हम अंडरस्टैंड कर पाए प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन, यानी प्रोजेक्ट हमारा कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। एंड कैलकुलेट द अर्ली स्टार्ट। वही फॉरवर्ड पास में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं किसके अंदर, फॉरवर्ड पास के अंदर। मीनिंग द अर्लीस्ट डे ईच प्रोजेक्ट टास्क, यानी इसका मतलब यह है कि कौन सा ऐसा डे है जिस दिन हम प्रोजेक्ट को, अपने टास्क को स्टार्ट करेंगे और किस दिन उसको फिनिश करेंगे। यानी अगर आपको प्रोजेक्ट आपको दिया गया है 2 डेट में, अगर आपने उसी दिन उसको स्टार्ट कर दिया तो उसकी अर्ली स्टार्ट डेट क्या है 2, और अर्ली फिनिश क्या, कि जिस टाइम उसकी फिनिश डेट है आपने उसको उसी टाइम या उससे पहले आपने उसको खत्म कर दिया। तो किसके अंदर हम फाइंड करते हैं, फॉरवर्ड पास के अंदर। अब हम फॉरवर्ड पास को क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन दैट यू आर ट्रैकिंग अ प्रोजेक्ट है 5 डिफरेंट टास्क। एक प्रोजेक्ट है जिसके पास क्या है 5 डिफरेंट टास्क है, जो कि हमारी एक्टिविटीज में उसमें बताइए एक्टिविटीज में कौन कौन से टास्क इन्वॉल्व है, ABCDE। यू आर ऑलरेडी फिगर आउट व्हाट ईच एक्टिविटीज डिपेंड ऑन हाउ लॉन्ग ईच वन शुड टेक। यानी इसमें ये बताया कि कौन सी एक्टिविटी किस पर डिपेंड करी, आपने वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया, और कितने ड्यूरेशन यानी कितने टाइम में वो कंप्लीट करी वो भी आपको पहले से ही पता है। तो एक्टिविटी ABCDE है जो इसमें इन्वॉल्व करी है, और डिपेंडेंसीज इसमें बताइए कि A की डिपेंडेंस B पे है, A की C पे है, और उनके ड्यूरेशन बताइए कि कितने कितने टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसका मैंने क्या बनाया, एक नेटवर्क चार्ट बना के दिखाया कि नेटवर्क चार्ट हम किस तरीके से बनाएंगे। अब हमें पहले बताना है कि पहले हमारा A है, ए जो हमारा कहाँ से स्टार्ट है, इनिशियली उसका क्या है कि स्टार्टिंग ए की क्या है, कोई डिपेंडेंसीज नहीं है, ठीक है, ए की कोई डिपेंडेंसीज नहीं है। लेकिन ए से कौन डिपेंड कर रहा है, ए की डिपेंडेंसी किस पे, बी पे। ए की डिपेंडेंसी किस पे, बी पे।
और ए की किस पे है, सी पे। ए की डिपेंडेंसी बी पे भी है, यानी डिपेंडेंट जो बी है वो ए पे डिपेंड कर रहा है, और सी भी किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। देन सी की डिपेंडेंसी किस पे है, जिसकी डिपेंडेंसी उसकी तरफ एरो आएगा, यानी डिपेंडेंसी सी की डिपेंडेंसी किस एक्टिविटी पे है, डी पे, तो डी की तरफ हो जाएगा। देन डी की डिपेंडेंसी किस पे, डी की डिपेंडेंसी किस पे, ई पे। तो ये क्या है हमारा इसका नेटवर्क मॉडल। आई होप ये आपको बहुत इजीली समझ आएगा होगा। सिर्फ आपको क्या देखना है, इसमें डिपेंडेंसीज देखने की कौन सी डिपेंडेंसीज की कौन सी एक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है। अब ये हमारा नेटवर्क मॉडल है। देन इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, यानी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ ABCDE, यानी जो हमने ABCDE है वो क्या है, टास्क है, और उनको हम क्या बोल देते हैं, जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हुई हैं उस प्रोजेक्ट में, वो कौन कौन से हैं, ABCDE। ड्यूरेशन क्या होते हैं, हाउ लॉन्ग दैट स्पेसिफाई प्रोजेक्ट एक्टिविटी टेक, कि कोई भी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी कितना टाइम लेगी उसको कंप्लीट होने में, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन। यानी ए की ड्यूरेशन कितनी है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ए की ड्यूरेशन क्या है, 2 डेज, यानी 2 दिन में जो ए एक्टिविटी है वो हम क्या हो जाएगी, वो इतना टाइम लेगी कंप्लीट होने में। तो इसी तरीके से ड्यूरेशन क्या होती है कि कितना टाइम कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट होने में लेगी। अर्ली स्टार्ट क्या होता है, द अर्लीस्ट डे ऑफ द प्रोजेक्ट टाइमलाइन यू कैन स्टार्ट दैट एक्टिविटी, कि जिस दिन आपको प्रोजेक्ट दिया गया आपने उसी दिन स्टार्ट कर दिया, तो क्या है अर्लीस्ट डे, यानी सबसे पहले आपने उसी दिन जिस दिन दिया उस दिन आपने स्टार्ट कर लिया, तो सबसे अर्लीस्ट डे होगा, तो वो क्या होता है हमारी अर्ली स्टार्ट। अर्ली फिनिश क्या है, द अर्लीस्ट डे ऑफ द प्रोजेक्ट टाइमलाइन यू कैन फिनिश दैट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट फिनिश जो डेडलाइन थी उससे पहले ही आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया, दैट इज कॉल्ड अर्ली फिनिश। यानी अर्ली मीन्स पहले ही आपने स्टार्ट कर दिया जिस दिन दिया, और जब तक आपको कंप्लीट करना था आपने उससे पहले ही उसको कंप्लीट कर दिया। लेट स्टार्ट जैसे आपको नेम से पता चला कि थोड़ी लेट स्टार्ट करा। द लेटेस्ट डे ऑफ द प्रोजेक्ट टाइमलाइन यू कैन स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट, कि लेटेस्ट डे आपने जो भी जिस दिन दिया उससे आपने अगले दिन या कभी और आपने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया बनाना। लेट फिनिश यानी आपने लेट फिनिश किया, डेडलाइन से थोड़ी लेट फिनिश किया। द लेटेस्ट डे ऑफ द प्रोजेक्ट टाइमलाइन यू कैन फिनिश दैट एक्टिविटी। आई होप ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसमें यूज होंगी, ये आपको समझ आ गई होंगी। तो जो हमारा फॉरवर्ड पास है, बैकवर्ड पास, उससे क्या होता है, हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। तो न्यूमेरिकल हमें किस तरीके से करना है, ये आपको एक याद रखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहले हमारा होता है फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास इसमें क्या होता है, पहला होता है हमारा अर्ली स्टार्ट, देन एक्टिविटी या ड्यूरेशन, अर्ली फिनिश, लेट फिनिश, स्लैक एंड लेट स्टार्ट। ये हमारा क्या है कि ये बॉक्स आपको बनाना पड़ता है। जब भी आपको फॉरवर्ड पास पूछेगा तो आपको ये सब इसमें ये जो आपके अर्ली स्टार्ट नहीं लिखना, आपने अर्ली स्टार्ट कैलकुलेट करके लिखना है कि अर्ली स्टार्ट उसका क्या होगा, अर्ली फिनिश क्या होगा, कोई भी स्पेसिफिक एक्टिविटी का। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड पास होगा। अगर आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा बैकवर्ड पास होगा। फॉरवर्ड पास क्या इससे ही सेम टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको सेम ही ये निकालना है, लेकिन बस ये याद रखना अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो फॉरवर्ड, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो बैकवर्ड। अब हमने एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास एक्टिविटीज़ है वो है ए और बी, दो एक्टिविटीज़ है, उनके ड्यूरेशन क्या है, ए जो है वो कितना टाइम लेती है, 5 दिन लेती है उसको कंप्लीट होने में, बी जो है वो कितना टाइम लेते हैं, 4 दिन लेती है उसको कंप्लीट होने में। तो हमें क्या निकालना है, पहले हम उसका फॉरवर्ड पास निकालेंगे, देन उसका बैकवर्ड पास निकालेंगे। तो फॉरवर्ड पास निकालेंगे, इनिशियली हमारी क्या होगी, हमारे अर्ली स्टार्ट यानी अभी हमें स्टार्ट करना है, तो इनिशियली वो क्या होगी हमारी 0, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन यानी हम ए एक्टिविटी के लिए निकाल लें, अभी ए एक्टिविटी के लिए हम फॉरवर्ड पास निकाल लें, तो ड्यूरेशन यानी कितना टाइम लेगी, ए की ड्यूरेशन क्या है 5। देन ये क्या है अर्ली फिनिश क्या है, इन दोनों को प्लस करके 0 + 5 क्या आ गया हमारा अर्ली फिनिश 5। ये हमारा क्या निकाला हमने, फॉरवर्ड पास निकाला, किसके लिए, ए के लिए। देन फॉरवर्ड पास निकालेंगे हम बी के लिए। अब हम ए जो हमारा कंप्लीट हो चुका है 5 पे, अब अर्ली स्टार्ट कहाँ से होगा, ए हमारा कंप्लीट हो चुका है 5 पे, तो बी कहाँ से स्टार्ट करेगा, 5 से ही स्टार्ट करेगा, तो इसका अर्ली स्टार्ट क्या होगा 5। इसकी ड्यूरेशन कितनी है 4, 5 + 4 9, तो ये हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड पास कंप्लीट हुआ। देन हम अब निकालेंगे बैकवर्ड पास क्या है, हम कहाँ से चलते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं। बैकवर्ड पास में क्या है, लेट फिनिशिंग टाइम क्या है, आप इसमें क्या है लास्ट 9, तो 9। देन यहाँ क्या होगा, स्लैक हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, LF - EF, LF यानी लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्ली स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश क्या है और अर्ली फिनिश क्या है, 9 - 9 0, तो हमारा स्लैक क्या आएगा 0। देन हम क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे लेट स्टार्ट क्या कैसे निकालते हैं, लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन, लेट फिनिश क्या है 9 - 4 यानी 5,
इस तरीके से इसको निकालेंगे। अब ऐसे यहाँ जाएंगे, यहाँ क्या आएगा लेट फिनिश। फिनिश हमारे किस पे हुआ है, लास्ट फिनिश कितने पे हुआ है 5 पे, तो लेट फिनिश क्या होगा इसका 5। स्लैक निकालेंगे, स्लैक निकालेंगे किससे निकालेंगे हम, अर्ली फिनिश और लेट फिनिश को माइनस करके, लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश, 5 - 5 0। देन हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ क्या निकालेंगे लेट स्टार्ट। लेट स्टार्ट किस तरीके से निकालेंगे, लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन, लेट फिनिश माइनस ड्यूरेशन निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारा 0। लेट फिनिश क्या है हमारा 5, ड्यूरेशन क्या है 5, 5 - 5 0। तो ये आपका क्या निकाल लिया हमने, फॉरवर्ड पास भी निकाल लिया और बैकवर्ड पास भी निकाल लिया। ये मैंने 2 एक्टिविटी के लिए निकाला, आपको 3 के लिए भी बोल सकता है, 5 के लिए बोल सकते हैं। सिंपल आपको सिर्फ क्या रखना है, एक तो स्लेक का फॉर्मूला याद करना है, लेट स्टार्ट क्या रखना है, और आपको क्या याद रखना है कि फॉरवर्ड के लिए हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं और राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो हम क्या निकाल लें, बैकवर्ड पास निकालेंगे। और सिंपल जब भी हम स्टार्टिंग करेंगे, जो हमारी स्टार्टिंग एक्टिविटी होगी उसकी अर्ली स्टार्टिंग क्या होगी, अगर उससे पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं है तो पहले की अर्ली स्टार्ट क्या होगी, हमेशा 0 से होगी, और जो हम अर्ली फिनिश निकालते हैं दोनों का सम करके निकालते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया है। अब क्या होता है रिस्क, रिस्क होता क्या है, रिस्क मैनेजमेंट से पहले हम क्या पढ़ते हैं रिस्क की। बेसिकली रिस्क होता क्या है, रिस्क मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट विच मे कॉज सम काइंड ऑफ लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन इन विच सॉफ्टवेयर इज वर्किंग। यानी रिस्क क्या होता है कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, आपको नहीं पता, कुछ ऐसे इवेंट आ गए, कुछ ऐसे अकरेंस हो गई कि जो आपको पता ही नहीं कि क्या हो गया, तो वो क्या होगा रिस्क, कि जिसके लिए आप अवेयर नहीं है, जो आपको नहीं पता, और वो क्या कर सकती है, आप वो आपके प्रोजेक्ट को हार्मफुल पहुंचा सकते हैं, वो आपके प्रोजेक्ट को खराब कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रिस्क। जिसका हमें पता नहीं होता, वो रैंडमली अनसर्टेन वो हमारे क्या होता है अकर हो जाता है एट द टाइम जब हम उसको डेवलप करते हैं, तो वो हमारा होता है रिस्क। अब रिस्क को मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको जैसे इसके नाम से पता चल रहा होगा कि रिस्क मैनेज, अगर हमें पता चल गया कि हमारा क्या रिस्क आने वाले हैं या क्या क्या हमारे एरर्स आने वाले हैं, तो हम पहले से अगर हमें पता चल जाएगा तो हम क्या कर पाएंगे, उसके रिकवरी को पता लग पाएंगे कि हम उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो वही इसके अंदर है, व्हेन वी प्लान ए प्रोजेक्ट, जब भी हम प्लान करेंगे प्रोजेक्ट का इन द सॉफ्टवेयर, फिर सॉफ्टवेयर फिर के अंदर वी ऑल्सो थिंक अबाउट द पॉसिबल रिस्क इन द प्रोजेक्ट। जब भी आप प्लान करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको रिस्क का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या रिस्क उसके अंदर आ सकते हैं। पहले से ही जब आप प्लानिंग फेस कर रहे हैं आपको तभी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या रिस्क उसके अंदर आ सकते हैं। ये नहीं कि आपने कंप्लीट कर लिया उसके बाद आप सोचें कि ये रिस्क आ गया, ये आएगा, नहीं। रिस्क किसी भी तरीके से आ सकता है कि आप ये भी रिस्क ले सकते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करें या इस प्रोजेक्ट को डेवलप करें, पता नहीं ये जब हम लॉन्च करेंगे तो ये मार्केट में चल पाएगा नहीं चल पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस लोगों को वो पसंद ना आए, तो ये भी क्या एक तरीके का रिस्क है। आफ्टर आइडेंटिफाई द रिस्क इन द प्रोजेक्ट वी चेक इट्स प्रोबेबिलिटी चांस ऑफ अकरिंग ऑफ रिस्क इन द प्रोजेक्ट। जब हमें पता चल जाए कि ये रिस्क आ सकते हैं तो हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की, वो हमारे कितने मतलब कि प्रोबेबिलिटी यानी कि हम उसके चांसेस फाइंड करने की, वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर या हम जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करें उसके अंदर कितने टाइम्स आ सकता है वो एरर्स या वो रिस्क। अगर आपको वो रिस्क पता चल जाएगा तो आप उसको क्या कर पाएंगे, इजीली रिकवर कर पाएंगे। आप पहले से ही अवेयर रहेंगे। अगर आपको पता रहेगा कि मेरा 6 लाइन के कोड जो हमारा जब हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे तो इसमें हमारे एरर आने के चांसेस है, तो आप क्या करेंगे, जब उस टाइम उस फंक्शन को लिखेंगे और आपको पहले से पता है कि यहाँ इस जगह एरर आता है तो आप उसको पहले से केयरफुल्ली करेंगे। तो वही है कि आपको पहले से ही पता रहना चाहिए। आपको जब आप प्रोजेक्ट बनाएं उसके रिस्क के बारे में भी सोचें कि क्या क्या रिस्क उसमें आ सकते हैं। तो वो क्या होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। रिस्क आप इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं कि कोई भी हमने जो आप एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, अगर आप पहले से ही आप कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जो पहले से ही एग्जिस्टिंग है, तो जो डेवलपर ने उसको डेवलप किया आप उससे अब कम्युनिकेशन करके पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ रिस्क आ सकता है, आप उससे भी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी बहुत सारे डिफरेंट फेस है जिसकी वजह से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए। पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि आपको नाम ही पता चला, रिस्क आइडेंटिफिकेशन यानी रिस्क को आइडेंटिफाई करना, कौन कौन से या किस किस टाइप के रिस्क हमारे प्रोजेक्ट में आ सकते हैं जब हम उसको डेवलप करेंगे। रिस्क असेसमेंट यानी रिस्क को एनालाइज करना। रिस्क मॉनिटरिंग, रिस्क को मॉनिटर करना। एंड रिस्क प्लानिंग, रिस्क की प्लानिंग करना कि किस तरीके से हम इस रिस्क को रिजॉल्व कर सकते हैं या हम इस रिस्क को किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो ये हमारे किसके अंदर आता है, सब रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि इसमें आता है फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास टेक्निक। तो आपको हमेशा, आप थ्योरी कितना भी लिखें, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू
निकाल के आना पड़ेगा कि क्या किस तरीके से निकालते हैं फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास, और इनके कि अर्ली स्टार्ट क्या होता है, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट क्या होता है, लेट फिनिश क्या होता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एकेटिव 21-22 में 10 नंबर में आ चुका है। राइट डाउन अबाउट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन 3 गिवन थे, 3 में से किसी 2 के बारे में लिखना था। तो पहला क्या था, CRM यानी क्रिटिकल पार्ट मेथड। नेक्स्ट था रिस्क आइडेंटिफिकेशन। थर्ड था पर्ट टेक्निक, कि आपको इन तीनों में से किसी भी 2 को एक्सप्लेन कर दे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसमें तीनों को एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला क्या आता है, CRM यानी क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है। क्रिटिकल पाथ मेथड इज अ मेथड, ये क्या है, एक तरीके का मेथड है यूज इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, जो हमारे किस टाइम यूज होता है, जब हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं। जनरली फॉर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग फॉर द ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हैं ताकि जो हमारा ऑन टाइम है, यानी जो उसका टाइम है, कंप्लीशन डेट है, उस डेट के पे ही हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। तो वो किसके अंदर आता है, हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर। इट हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द अर्लीस्ट टाइम बाय विच द होल प्रोजेक्ट कैन बी कम्प्लीटेड। ये हमें क्या बताता है, अर्लीस्ट टाइम बता सकता है कि कितनी जल्दी हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो कौन बताता है, हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड। अब इसके बेनिफिट्स है क्या, बेसिकली आपको पता चल गया कि हमारे किस लिए यूज होता है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए होता है। क्योंकि हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग जब हम करेंगे तो उस टाइम हम क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज करके हम उसमें ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम कितनी जल्दी अपने प्रोजेक्ट को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, जल्द से जल्द, कितने जल्दी से जल्दी, कम से कम कितना टाइम लगेगा अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। अब बेनिफिट्स क्या है इसके क्रिटिकल पाथ मेथड के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। शोज द प्रोजेक्ट शेड्यूल विजुअली, हमें प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग बताता है कि हम किस तरीके से शेड्यूलिंग कर सकते हैं। शेड्यूलिंग हम पहले भी फर्स्ट टॉपिक्स हमारी यही था कि शेड्यूलिंग, तो वही उस तरीके से शेड्यूल करना कि एक टाइम टेबल बनाना कि हम किस टाइम कौन सा वर्क करेंगे या किस टाइम कौन सा टास्क कौन सा एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा। तो वो किसके अंदर आता है, हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर। हाईलाइट इंपॉर्टेंट टास्क, जो जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट टास्क है उनको हम हाईलाइट करें, यानी जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाए, ऐसे तो है नहीं, प्रोजेक्ट में कुछ कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमारे बहुत न्यू होते हैं या जो हम न्यू एड ऑन करते हैं या जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उन्हें हाईलाइट करना होता है, उन इंपॉर्टेंट टास्क को उनको हाईलाइट कर सकते हैं किसका यूज करके, क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज करके। प्रोजेक्ट टीम कम्युनिकेशन बेटर, ये क्या करता है, हमारी कम्युनिकेशन को बेटर करता है। कम्युनिकेशन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका वर्किंग कैसी है या आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो CRM यानी क्रिटिकल पाथ मेथड की वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन भी हमारी क्या होती है, बेटर हो जाती है। तो ये हमारा सब है क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि आपको इसका नाम ही बता रहा है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना कि किस टाइप का रिस्क हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अकर हुआ है। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। क्या है, दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाई वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। ये क्या इन्वॉल्व करता है कि आइडेंटिफाई कर सके हम रिस्क को कि कौन किस टाइप का रिस्क आया है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। रैंकिंग फ्रॉम IT सिक्योरिटी देयर लाइक वायरसेस, वही कि कौन, जैसे वायरसेस हमारे आ जाते हैं तो वो भी क्या एक तरीके से रिस्क है कि कौन सा वायरस, की हमें क्या पता कौन सा वायरस आएगा, तो वो पता लगाना कि कौन सा वायरस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आया, तो वो किसके अंदर आता है, हमारा रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर। दिस स्टेप मेनली बेस्ड ऑन द ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। ये बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। यानी जब भी आप प्रोजेक्ट को बनाएं तो आप आराम से बैठकर सोचें कि उसके अंदर क्या क्या रिस्क आ सकता है। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ध्यान लगाएं, सोचें, बहुत ज़्यादा सोचें कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से बनाएंगे तो क्या क्या हमारे रिस्क अकर हो सकते हैं या क्या क्या रिस्क हमारे आ सकते हैं जब हम इसको बिल्ड करेंगे। तो बेसिकली ये आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड है। In this technique, all the stakeholders sit together and think about all the possible risk of the project. जब आप खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें कि कौन कौन से रिस्क आ जाए, फिर आप क्या करें, आपके जो स्टेक होल्डर्स है यानी जो आपके पार्टनर्स है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए जो आपके स्टेक होल्डर्स है, आप क्या करें, उनको एक साथ बैठाएं और आप सब क्या करें, जैसे आपने सोच लिया इसी तरीके से और सारे सबने भी सोचा होगा, तो वो सब बताएं कि देखेंगे कि कौन कौन से कॉमन रिस्क हैं जो आ सकते हैं और कौन कौन से रिस्क हैं। तो आपको इसकी वजह से क्या पता चलेगा, आप रिस्क को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि अगर सेवरल पर्सन होंगे तो सेवरल पर्सन के पास सेवरल रिस्क होंगे, वो अलग अलग अपने दिमाग से सोच आए होंगे कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, क्या किस तरीके से हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन हम बहुत ईजिली कर सकते हैं बाय यूजिंग द अपनी स्टेक होल्डर्स, उन सबको एक साथ बिठाकर।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारी PERT यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये हमारी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। ये PERT क्या है? हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। यूज टू एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। कि क्या करता है? ये हमें टाइम बताता है कि हमारे प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। ये तो हमारा, लेकिन आप ये बोलोगे ये तो हमारा CRM भी बताता है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये क्या बताता है कि बेस्ट टाइम बताता है कि हमारे कितने टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी वो ब्रेक डाउन करता है हमारे स्मॉल जो भी हमारा बिग प्रोजेक्ट है उसको क्या करता है, स्मॉल प्रोजेक्ट में ब्रेक डाउन करता है एंड देन उसके बाद उसको बताता है कि बेस्ट टाइम उसमें कितना लगेगा, यानी वो कम से कम कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है, वर्स्ट टाइम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है, एवरेज टाइम यानी मिनिमम टाइम उसे कितना लगेगा। तो PERT हमें क्या बताता है? बेस्ट भी बताता है, वर्स्ट भी बताता है और एवरेज भी बताता है। लेकिन जो हमारा CRM है वो क्या बताता है? सिर्फ हमें क्या बताएगा कि हमारे कितने टाइम में कंप्लीट होगा। वो ना ही वो बेस्ट बताएगा, ना ही वो वर्स्ट बताएगा, ना ही वो एवरेज बताएगा। इसलिए PERT उससे डिफरेंट है। भैया ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इन इज स्मॉल टास्क। वो ब्रेक डाउन करता है प्रोजेक्ट को स्मॉल टास्क में। एस्टिमेट दिस नीडेड फॉर ईच टास्क फॉर कंसिडरिंग द 3 एस्टिमेशन। वही वो क्या करता है? हर टास्क को 3 एस्टिमेशन में डिवाइड करता है। ऑप्टिमिस्टिक, परमिनिस्टिक, मोस्ट लाइकली, यानी बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज। की बेस्ट टाइम उसको कितना लगेगा, वर्स्ट टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लेगा, और एवरेज टाइम यानी मिनिमम टाइम कितना लेगा। अब जब भी PERT आए तो आपको इसका फॉर्मूला जरूर लिखे आना है। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन यानी कि एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। O यानी ऑप्टिमिस्टिक यानी बेस्ट टाइम प्लस 4 into M मोस्ट लाइकली प्लस P परमिनिस्टिक अपॉन 6। ये इसका फॉर्मूला है जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, अपने कंप्लीशन टाइम को निकाल पाते हैं कि कितना उसमें टाइम लगेगा। It was developed to handle project with high uncertainty and non routine activities। ये बेसिकली कौन से प्रोजेक्ट के लिए डेवलप किया? ये उन प्रोजेक्ट के लिए डेवलप किया जिसमें हमारी हाई अनसर्टेनिटी यानी बहुत ज़्यादा हमें पता ही नहीं कि कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं। तो उन प्रोजेक्ट के लिए हमने किसको डेवलप किया? PERT को। एंड नॉन रूटीन एक्टिविटीज़, जिसमें हमें अपने एक्टिविटीज़ का रूटीन ही नहीं पता, उन प्रोजेक्ट में भी हम किसका यूज़ करते हैं? PERT टेक्निक का यूज़ करते हैं। PERT इनकॉर्पोरेट नेटवर्क डायग्राम नोन एज PERT चार्ट। PERT में हम किसको यूज़ करते हैं? नेटवर्क डायग्राम का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं PERT चार्ट। नेटवर्क डायग्राम मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था जब हमने नेटवर्क मॉडल पढ़ा था, वही हम इसमें करते हैं, उसको हम बोलते हैं PERT चार्ट। PERT allow for better risk assessment and management by considering the uncertainty associated with task duration। PERT हमें अलाउ करता है कि हम रिस्क असेसमेंट यानी रिस्क को एनालाइज कर सकें बहुत इजीली। PERT की वजह से हम क्या करते हैं? रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं बहुत इजीली और उनको मैनेज भी कर सकते हैं। रिस्क भी हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। वही रिस्क को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और ये देख कर कि हमें पहले से अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, उनका मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम PERT टेक्निक के अंदर भी आता है कि हम रिस्क को एनालाइज और उसको मैनेज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं PERT टेक्निक के अंदर। तो ये हमारे 3 आए थे 21, 21, 22 में 10 नंबर में। एनी 2 आपको करने थे, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो अच्छा लगे तीनों में से वो आप कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोंटे कार्लो सिमुलेशन। मोंटे कार्लो सिमुलेशन है क्या? मोंटे कार्लो सिमुलेशन हमारे किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये हमारे यूज़ होता है रिस्क को एनालाइज करने के लिए। जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं उनको एनालाइज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मोंटे कार्लो सिमुलेशन का। ये हमारा क्या यूज़ करता है? मोंटे कार्लो सिमुलेशन हमारा यूज़ करता है कुछ रैंडम सैम्पल्स को वो यूज़ करता है, उनको टेस्ट करता है और उनमें से जो बेस्ट सैम्पल्स होता है उसको सेलेक्ट करता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये वर्किंग करता है। अब हम पढ़ते हैं ये है क्या? मोंटे कार्लो सिमुलेशन ऑल्सो नोन एज द मोंटे कार्लो मेथड। हम मोंटे कार्लो सिमुलेशन को क्या बोलते हैं? मोंटे कार्लो मेथड भी बोलते हैं। और अब मल्टीपल प्रोबेबिलिटी सिमुलेशन, ये इसमें क्या करता है? मल्टीपल प्रोबेबिलिटी सिमुलेशन होता है। इज अ मैथमेटिकल टेक्निक विच इज यूज टू एस्टिमेट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ अनसर्टेन इवेंट। वही कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है कि कौन कौन से अनसर्टेन इवेंट हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया कि रिस्क को एनालाइज करता है और कुछ रैंडम सैंपल्स को यूज करता है और उसमें से बेस्ट सैंपल को सेलेक्ट करता है। इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ये मोंटे कार्लो सिमुलेशन कब डेवलप हुआ था? जब हमारा अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है मोंटे कार्लो सिमुलेशन। मोंटे कार्लो सिमुलेशन है क्या?
बेसिकली मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन हम जो यूज़ करते हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, रिस्क को एनालाइज करने के लिए, रिस्क एनालाइजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। ये हमारा क्या होता है, इसमें हम जो यूज़ करते हैं बहुत सारे रैंडम जो सैम्पल्स होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, हम जो बेस्ट सैम्पल्स होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब है क्या मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन? मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन ऑल्सो नोन एज द मॉन्टे कार्लो मेथड, हम इसको क्या बोलते हैं, मॉन्टे कार्लो मेथड भी बोलते हैं। और a multiple probability simulation is a mathematical technique which is used to estimate the possible outcome of an uncertain event। ये क्या है, एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसमें हम क्या एस्टिमेट करते हैं कि हमारे जो अनसर्टेन इवेंट है उसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, वो किसकी हेल्प से एस्टिमेट कर सकते हैं, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन की वजह से। इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। इसको कब डेवलप किया था हमने, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन है क्या? टू असाइन द अवेलेबल रिसोर्स इन एन इकोनॉमिक वे इज नोन एज रिसोर्स एलोकेशन। जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनको एलोकेट करना, यानी उनको सही जगह एलोकेट करना, वो क्या होता है हमारे रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। रिसोर्स को हम एलोकेट करेंगे किसके बेस पे, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स के बेस पे, यानी हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या क्या, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट में कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए, जो उसको रिसोर्सेज चाहिए सिर्फ हम उसको क्या देंगे, वो रिसोर्सेज एलोकेट कर देंगे। बजट, यानी बजट देखेंगे कि ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा उसको 3 रिसोर्सेज चाहिए हम उसको 5 रिसोर्सेज दे रहे हैं और हमारा क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, ओवर बजट हो रहा है। तो इसमें ये भी नहीं होना चाहिए। टाइमलाइंस कितने टाइम में वो कंप्लीट करना है उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिसोर्सेज देनी, वो रिसोर्सेज हम उसे ऐसी ही रिसोर्सेज दें, अगर उसे कम टाइम में उसको कंप्लीट करना है तो हम क्या दें, हाई स्पीड रिसोर्सेज दें ताकि वो जल्दी उसको कवर कर सके। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, ये देखें कि कौन कौन सी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, तो किसके अंदर आता है, हमारा रिसोर्स एलोकेशन के अंदर। नेक्स्ट है अप्रोच फॉर रिसोर्स एलोकेशन की, कौन कौन सी अप्रोचेज हैं रिसोर्स एलोकेशन की। देयर आर नंबर ऑफ अप्रोचेज टू सॉल्व रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम। जब भी रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास क्या नंबर ऑफ अप्रोचेज होती हैं जिसकी वजह से हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो पहले क्या है हमारी मैनुअल अप्रोच, नेक्स्ट है एल्गोरिथमिक अप्रोच और कॉम्बिनेशन ऑफ टू। कॉम्बिनेशन ऑफ टू में क्या होता है कि मैनुअल और एल्गोरिथमिक का वो क्या है, कॉम्बिनेशन। ये हमारे 3 अप्रोचेस हैं कि अगर हमारे कोई भी रिसोर्स एलोकेशन से प्रॉब्लम आती है तो हम इनके हेल्प से उसको रिजॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोस्ट शेड्यूल। कोस्ट शेड्यूल क्या है कि कोस्ट को शेड्यूल करना। अब पढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। द कोस्ट शेड्यूल एस्टिमेट द प्रोसेस हैव टू डिटरमाइन नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू कंप्लीट और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। कोस्ट शेड्यूल में हम क्या देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एक्टिविटीज हमें चाहिए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, यानी रिसोर्सेज हमें कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं कि हम कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो किसके अंदर आता है, कोस्ट शेड्यूलिंग के अंदर। जब हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, तो अपने कोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि अगर हमें 10 रिसोर्सेज चाहिए तो 10 रिसोर्सेज हमारे कितने पैसों में आ रही है, कितनी कॉस्ट उसमें लग रही है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। अ गुड एस्टिमेशन इज वेरी मच एसेंशियल फॉर कीपिंग अ प्रोजेक्ट अंडर बजट। वही कोस्ट शेड्यूलिंग किस चीज़ के लिए बहुत एसेंशियल होती है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, बजट में। ये नहीं कि हमारा जो है प्रोजेक्ट है वो ओवर बजट जा रहा है, तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, कोस्ट शेड्यूलिंग का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम क्या कर सके कि देख सके कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें या क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो कितनी उसमें कॉस्ट लगेगी, जिसकी वजह से हम अपना देख पाए कि वो हमारा ओवर बजट तो नहीं हो रहा। तो ये है हमारा कोस्ट शेड्यूलिंग। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है डिस्कस फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोस्ट एंड शेड्यूलिंग। कि फ्रेमवर्क को डिस्कस करें आप, कुछ फ्रेमवर्क किसके कॉन्टेक्स्ट में, कोस्ट एंड शेड्यूलिंग के बेस्ड पे। वो AK2 22 में 10 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आपको क्या बताना था, इसमें आपको सिर्फ कुछ फ्रेमवर्क जो आपने कुछ टर्मिनोलॉजीज पहले यूनिट से यूनिट 1 से यूनिट 5 तक आप पढ़ेंगे तो वही आपको इसमें एक्सप्लेन करनी थी। In software project management, a comprehensive framework for management and control in context, cost and scheduling estimate to ensure that project are completed within a budget of time। वही cost and scheduling का मतलब ये है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ओवर बजट ना हो और वो जो उसकी कंप्लीशन डेट है उस कंप्लीशन डेट में वो क्या हो जाए, अपना प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। तो यही हमारा मेन पर्पस होता है कोस्ट एंड शेड्यूलिंग का। तो इसका जो पहला फ्रेमवर्क आता है वो होता है हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग हमारी क्या होती है, प्रोजेक्ट को प्लान करना कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए, क्या क्या इसमें यूज़ होगा, कितने कौन कौन से एम्प्लॉयज़ चाहिए, कौन कौन से हमें टेक्नोलॉजीज चाहिए इसमें यूज़ होने के लिए। तो किसके अंदर हम आता है हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाए उससे पहले आप प्रोजेक्ट प्लानिंग करें।
फिजिबिलिटी चेक करें कि आप उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कैपेबल हैं या नहीं, आप फाइनेंशियली उस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आप उस प्रोजेक्ट में लगा सके। तो वो क्या होता है, वो सब चीज़ें आती है हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर। प्रोजेक्ट प्लानिंग रेफर टू द फेज इन विच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन विच यू डिटरमाइन एक्चुअल स्टेप टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। वही कि इसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं, स्टेप्स, एक्चुअल स्टेप्स को डिटरमाइन करते हैं कि हम कितने स्टेप्स में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। कोस्ट मैनेजमेंट, कोस्ट मैनेजमेंट में क्या करना है कि कोस्ट को मैनेज करना, यानी जो आप उसमें कोस्ट लगेगी उसको मैनेज करना है। ये नहीं कि वो ओवर बजट हो जाए, वो हम उसमें ऐसी मतलब एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज़ ना करें जो हमारे लिए हमें प्रोजेक्ट में नहीं चाहिए। तो वही चीज़ क्या होता है हमारा कोस्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है, यानी हमें टाइम टू टाइम अपने ट्रैक करने चाहिए कोस्ट की, हमारी एक्चुअल कोस्ट जो हमारी लगनी है वो उससे ज़्यादा तो नहीं लग रही। तो वो क्या होता है, मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट कोस्ट। हमें क्या करना पड़ता है, अपनी प्रोजेक्ट की कोस्ट को क्या करना है, टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ता है और कंट्रोल करना पड़ता है थ्रू रेगुलर ट्रैकिंग वेरिएंस एनालिसिस। किसकी वजह से हम कर पाते हैं, ट्रैक करने, यानी टाइम टू टाइम आप जाएं अपने प्रोजेक्ट, जो भी आपके डेवलप टीम है, आप टीम के पास जाएं और देखेंगे कितनी कॉस्ट आपकी लग चुकी है और कितने पैसे आपके पास बचे हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप उसमें क्या करें, रिसोर्सेज का यूज़ करें। लेकिन वो क्या करना है, आपको टाइम टू टाइम उसको ट्रैक करना पड़ेगा। डेवलप आर डिटेल बजट दैट आउटलाइन ऑल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। आपको क्या बनेगा, क्या करना पड़ेगा, एक बजट बनाना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या कॉस्ट लग, यानी एक रफ बजट बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए कि आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करने वाले, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक रफली बजट बनाना पड़ता है कि मुझे इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए, मुझे इतने उसमें ऑफिसेस चाहिए, इतने हमारे पास ये हमें ये टेक्नोलॉजीज चाहिए। तो ये क्या एक रफ आइडिया है कि हमें एक रफ आइडिया में बना लेना चाहिए कि कौन कौन से हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है और कितने कितने उनकी कॉस्ट है, जिसकी वजह से हम उनकी कॉस्ट को मैनेज कर पाए, हम देख पाए कि इतने हम फिजिबल हैं कि नहीं, हम उसको बनाने के लिए हमारे पास इतने पैसे हैं या नहीं है, या हम उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं उन कोस्ट को। तो वो किसके आता है, हमारा कोस्ट मैनेजमेंट के अंदर। देन शेड्यूल मैनेजमेंट, शेड्यूल यानी शेड्यूलिंग करना, वही जो हमने स्टार्टिंग में इस यूनिट में पढ़ा है कि शेड्यूलिंग क्या होती है, कि उनको यानी टाइम टेबल बनाना कि कौन से टाइम में कौन सा टास्क परफॉर्म होगा, वो किसके अंदर आता है, शेड्यूल मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट वही है कि कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें कोई भी अनसर्टेन इवेंट अकर होता है, तो उसको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं रिस्क को, तो वो क्या होता है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट यानी जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, अगर उसके अंदर आप कुछ भी चेंजेस कर दें, आपने वो क्लाइंट को दे दिया, उन्हें लगा कि इसके अंदर कुछ भी चेंजेस होने चाहिए, कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो क्या उन्होंने आपको दिया, आप उसमें क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप उसको चेंज करें तो उसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो गई या वो बिल्कुल अलग ही वर्क करने लगा, तो उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो वो किसके अंदर आता है, हमारा चेंज मैनेजमेंट के अंदर। चेंज मैनेजमेंट के अंदर इसका स्कोप भी आता है, शेड्यूल भी आता है और कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। इसकी चेंज मैनेजमेंट की प्रॉपर क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, इसमें इवेल्युएट करते हैं एंड अप्रूविंग और रिजेक्टिंग चेंज रिक्वेस्ट। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब वो कुछ ऐसी चेंजेस मांग रहे हैं जो उन्होंने हमें बताए नहीं थे, अब उन्होंने बाद में देखा कि ये मुझे चाहिए, तो ऐसे नहीं, हम उनके चेंजेस को देखेंगे कि वो चेंजेस हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या जो हमने अप्रूवल किया जब उस टाइम जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो उन्होंने उस टाइम अपने बताए थे चेंजेस या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर सकते हैं, चेंज मैनेजमेंट होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन, आपको सिर्फ इसमें कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।